नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે ધોરણ 9 विषय हिंदी प्रकरण 11 एक यात्रा यह भी। तो उसके लेखक का नाम है रामदरस मिश्र। जन्म सन 1924। तो विद्यार्थियों थोड़ी का अपने प्रस्तावना જોઈએ। तो प्रस्तुत कहानी एक रिक्शे वाले से संबंधित है। शिक्षित रिक्शा वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी से उसकी आत्मीयता हमारा दिल छू लेते हैं। तो विद्यार्थियों હવે આપણે પાઠની શરૂઆત કરીએ। मैं बहुत यात्रा बीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहनता तो अनुभव होती है। अंट संट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्वासित बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम छुपाछुप आगे बढ़ते रहे। एक नव युवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे? कहीं जाएंगे और कोई ऑटो करेंगे कि तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं? तो उसकी जीत और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। तो वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है। तो ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? तो बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना। तो उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। तो विद्यार्थीओ लेखक પોતાની પત્ની સાથે એક ડોક્ટરને મળવા ગ્વાલિયર આવ્યા હતા અને સ્ટેશન પર ઉતરતા જ કેટલાક રિક્ષાવાળાઓ તેમની પાછળ પડી ગયા ને એમાંની એક રિક્ષાવાળાના અવાજે લેખકને આકર્ષિત કર્યા। તેમની રિક્ષામાં બેસીને તેઓ ડૉક્ટરના ક્લિનિક પર પહોંચ્યા તો ખબર પડી કે ડૉક્ટરે ક્લિનિકની જગ્યા બદલી નાખી હતી। એ જ રિક્ષામાં બેસીને લેખક ડૉક્ટરની નવી જગ્યાએ પહોંચ્યા ને રિક્ષાવાળો બહાર એમની રાહ જોતો રહ્યો। 1 કલાક પછી બહાર આવતો રિક્ષાવાળાને જોઈને લેખકને આશ્ચર્ય થયું
તેમને લાગ્યું કે આ રિક્ષાવાળો બીજા રિક્ષાવાળા કરતો જુદો જ છે. રિક્ષાવાળાએ પોતાનું નામ મોહન કહ્યું અને લેખકને પોતાનો ફોન નંબર પણ આપ્યો. तो बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए. वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया न. उसे पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? तो मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है. तो यह कुछ बोला नहीं. हम डॉक्टर के पास चले गए. घंटा भर बाद निकले तो देखा कि वह वही खड़ा था. तो अब महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है. वह हमारे भीतर घर करता गया. होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब जाओ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे न? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा. वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करके करेंगे, कल घूमेंगे. ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिए. और तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं. तो मोहन अच्छा नाम है. दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया. वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया मुझे. मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा. घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया. वह बहुत संकोच के साथ आया. चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई. पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? એટલે કે એક હોટલમાં ઉતર્યા હતા લેખક અને બીજે દિવસે તેમને શહેરમાં ફરવું હતું. ને મોહન હોટલ ઉપર આવ્યો ત્યારે લેખકે તેને ચા પીવા માટે પોતાની રૂમમાં બોલાવ્યો અને તેમની સાથે વાતચીતમાં મોહન લેખકને બાબુજી અને તેમના પત્નીને અમ્મા કહીને બોલાવતો હતો. એણે લેખકને કહ્યું કે તે આગ્રાનો રહેવાસી છે. તેના માતા પિતા तो तेने बाळपण मौज मूकीने गुजरी गया था. नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ. यहाँ आना पड़ गया. हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया है, इसलिए चुप रहे. लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है. माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए. बड़े भाई ने मेरी परवरिश की. भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ. कोई नौकरी खोज रहा था कि लेकिन तेना माता पिता तो तेने बाळपणમાં જ મૂકીને ગુજરી ગયા હતા. મોટા ભાઈએ તેને ઉછેર્યો હતો. તે બીએ પાસ છે અને નોકરીની શોધમાં ગ્વાલિયર આવ્યો હતો. एक चुप्पी सी छा गई. हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है. उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था. एक दिन भटक कर लौटा रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई. बदहवासी धिंधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो. क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं. मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस
सुसंत अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। तो मैंने बहुत असमंजस में पड़ गया था। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूं? मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहां उसे ले गया और थानेदार की हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। એટલે કે મોહનને કહ્યું કે તે નોકરીની શોધમાં આમ તેમ ભટકી રહ્યો હતો ત્યારે એક ઘટના બની ને એક પરિચિત છોકરીએ તેને બોલાવ્યો અને પોતાને બચાવી લેવા તેની મદદ માંગી અને છોકરીના પિતા તેના લગ્ન એક ઘરડા માણસ સાથે કરી રહ્યા હતા. એટલે છોકરીને તેની સાથે લગ્ન કરતો કૂવામાં પડીને મરી જવું પસંદ હતું. એટલે મોહન છોકરીને લઈને પોલીસ સ્ટેશને ગયો અને તેને થાનેદારને બધી વાત કરી અને થાનેદારે મોહનને કહ્યું, તું આની સાથે थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखाकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। तो एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? तो मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर, इससे तो पूछ लीजिए। એટલે કે મોહનને છોકરીને લઈને પોલીસ સ્ટેશન ગયો અને એ વખતે એ થાનેદાર એમ કહે કે તું આની સાથે લગ્ન કેમ કરતો નથી? છોકરી મોહન સાથે લગ્ન કરવા તૈયાર હતી. थानेदार ने उसे पूछा तो उसकी स्वीकृति सूचित सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी। फिर बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी। लेकिन तो हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। अब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखाकर रख लेता हूँ. એટલે કે મોહનના ભાભી એના લગ્ન પોતાની બહેન સાથે કરાવવા ઈચ્છતી હતી, તો ભાઈનો પણ નાખુશ થવાનો ડર હતો. છોકરીના માતા પિતા પણ એના ઉપર છોકરીને ભગાડી જવાનો કેસ કરી દેત. એટલે થાનેદારે છોકરીને કેટલાક દિવસ સુધી નારી નિકેતનમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરી અને છોકરીના માતા પિતા વિરુદ્ધ ફરિયાદ લખાવી રાખી અને 15 દિવસ પછી તેને છોકરીના લગ્ન મોહન સાથે करावी दीदा. 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में
उससे मेरी शादी करवा दी, એટલે કે 15 દિવસ પછી છોકરીના લગ્ન મોહન સાથે કરાવી દીધા। मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लगता है कथा सुन रहा हूँ। आप सही कर रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है। कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है। तो हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही रहा है। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की, दूसरी जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। लेकिन મોહનને ભાઈ ભાભીની મરજી વિરુદ્ધ લગ્ન કર્યા હતા। છોકરી પણ બીજી જ્ઞાતની હતી, તેથી ભાઈએ તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો। હવે આગ્રામાં રહેવું તેમને માટે મુશ્કેલ હતું, એટલે તે પત્નીની સાથે ગ્વાલિયર આવી ગયો ને અહીં કોઈ નોકરી ન મળતા તેને રિક્ષા ચલાવવાનું શરૂ કર્યું। तो हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निवाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्गित करता रहा। हाँ, सही कह रहे हैं। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। लेकिन रिक्शा चलाए પોતાનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યો છું। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्राय मुझे संकटों से उबारती रहती है। तो मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। तो गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे, यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। लेखक મોહનની પ્રશંસા કરતા હતા અને હકીકતમાં તો ખૂબ મોટો છે મોહન। મોટા લોકો તો નારી હિતમાં લાંબા લેક્ચર આપે છે, લેખો અને કવિતાઓ લખે છે, પરંતુ વ્યવહારમાં કશું ઉતારતા નથી। તે તો ખૂબ જ સહજ ભાવે એક છોકરીને મુસીબતમાંથી બચાવી લીધી અને એને પોતાના જીવનમાં સન્માનપૂર્વક સ્થાન આપ્યું। तो बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं, तो इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो। मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? तो लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना
न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आएंगे मुझे बुला लीजिए। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास ही है। એટલે કે પાછા ફરતા મોહન દંપતીને સ્ટેશન પહોંચાડવા આવ્યો અને લેખકે તેને 500 રૂપિયાની નોટ આપવા માંડી ત્યારે તેને કહ્યું કે મને માતા પિતા જેવો પ્રેમ મળ્યો છે. આ સુખ મારા માટે પૈસા કરતાં વધારે છે. તો મોહને લેખકને વિનંતી કરી કે જ્યારે તેઓ ગ્વાલિયર આવે ત્યારે તેને ચોક્કસ બોલાવે. ને લેખકે તેને કહ્યું કે જો તે 500 રૂપિયા લેવાનું સ્વીકારશે તો જ તેઓ તેનો આગ્રહ માનશે. लेकिन मेरी एक शर्त है. वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे. तो उसने 300 रुपये अपनी जेब से रख लिए. जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रखी थी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है. कभी कभी फ़ोन करता रहूँगा क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से. मुझे अच्छा लगेगा. लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं. तो मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना. और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा. लेकिन છેવટે મોહનને 500 રૂપિયા લઈ લીધા અને તેના પૂછવાથી લેખકે પોતાનું નામ સત્યકેતુ અને પત્નીનું નામ કામના કહ્યું અને વિદાય થતી વખતે લેખકે મોહનની આંખોમાં ઊંડી આત્મીયતા જોઈ. તો વિદ્યાર્થીઓ આ પાઠનું સ્વાધ્યાય લખો.